दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जिसमें इस श्रृंखला में सबसे पहले कुछ सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में प्रॉपर एक एक क्वेश्चन लिखते जाएं, सुनते जाएं, जिससे कि ये क्वेश्चन दोबारा आपको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करें। आपको कहीं भी आ जाए तो आप निसंकोच उसके उत्तर का चयन कर सकें। इस श्रृंखला का सबसे पहला प्रश्न है क्या कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं? क्या प्रकाश में 7 रंग होते हैं? रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो इन 2-3 शताब्दियों में ही हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। इसके पहले तो बहुत सारी चीजों के बारे में किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हर तरीके से अपने को सेक्रीफाइस करके, हर चीज के बारे में अध्ययन करके हम तक परोसा है। और हम लोगों का कर्तव्य है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे चलना है, जिससे कि कभी भी उसके प्रश्नों को गलत ना हो और व्यवहारिक रूप से हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रकाश के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले न्यूटन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उनके सिद्धांत का नाम है कणिका सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के माध्यम से गतिशील होता है। दोस्तों, ये पहला सिद्धांत है। प्रकाश के बारे में किसी के द्वारा दिया गया पहला फर्स्ट प्रिंसिपल था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने प्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रकाश पर? तो आप बता सकते हैं न्यूटन, या फिर आपसे यह पूछ लिया जा सकता है कि कणिका सिद्धांत किसका है? आपका वही उत्तर आ गया, न्यूटन। इसके बाद आप देखते हैं कि फिर इसमें थोड़ा सा सुधार होता है। साइंटिस्ट हाइगन्स ने बताया कि नहीं, प्रकाश तरंगों की भांति गतिशील होता है, तरंगीय स्पेक्ट्रम से चलता है। और फिर आपका सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत 1905 में, जल्दी की ही बात है, किसने बनाया? आइंस्टीन ने बताया। क्या बताया उन्होंने? प्रकाश छोटे छोटे बंडलों का सामुच्चय है, और उन बंडलों के सामुच्चय को फोटॉन कहा गया है। और इसी तरीके से निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, ऐसा फोकाल्ट ने कहा है। अब आप देखिए, एक प्रश्न अभी डिस्कस नहीं हुआ है, आपको 4-5 प्रकार के प्रश्न आपके अवगत हो चुके हैं। आप उनके प्रश्नों को कभी गलत नहीं कर सकते हैं, अगर बखूबी इस वीडियो को ध्यान से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया? न्यूटन। प्रकाश को तरंगीय सिद्धांत के नाम से किसने कहा है? हाइगन्स। और प्रकाश को बंडलों का सामुच्चय किसने कहा है?
आइंस्टीन, और कब? 1905 में। वही फोगाट ने क्या कहा है कि निर्वात में भी हमारा प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम प्रश्न में आते हैं, इतने प्रश्न हल करने के बाद अब हम उसमें आते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, सुनिएगा जरा गौर से। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्या कहा? पहले प्रश्न था प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनको अलग कैसे किया जा सकता है? आपको एक ऑप्शन दिया गया, क्या? फिल्टर के माध्यम से। दूसरा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्या? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा क्या कहा गया है? पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चौथा क्या है? रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब आप देखते हैं कि 1930 में हमारे सीवी रमन को रमन इफेक्ट के सिद्धांत पर उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये पहले भारतीय हैं जिनको साइंस में, भौतिक में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। जबकि पहले भारतीय तो आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में मिला था। काय में मिला था? साहित्य में। पहला नोबेल हमारी झोली में रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से भारत को मिला था। लेकिन साइंस में पाने वाले हमारे सीवी रमन पहले व्यक्तित्व थे। इन्होंने क्या है, प्रिज्म के माध्यम से हम प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग कर सकते हैं, जाने के बाद फिर 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? अब आप समझ सकते हैं, जैसे हम प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, इस तरीके से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसी तरीके से 1600 से पहले हम विद्युत के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे कि विद्युत क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले अंबर और ऊन को रगड़ा गया और उसमें एक ऐसा आकर्षण डेवलप हुआ जिससे कि कागज वगैरह को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। इस प्रकार से पहचान में आई कि हमें विद्युत इस प्रकार से मिल सकती है, और फिर हमारे साइंटिस्ट जुट गए और विद्युत का आविष्कार कर डाला। और आप देख रहे हैं, जल से विद्युत बनाना, जल कोयले का इस्तेमाल करना, एयर से करना, सोलर से करना, कई प्रकार से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। पहले नदियों के किनारे पावर हाउस प्लांट लगाए जाते थे, बॉयलरों को पानी के माध्यम से चलाया जाता था, ट्रेन आती थी, कोयला आता था, वो उसमें सहायक होता था। फिर एयर प्रेशर के द्वारा सिस्टम बनाया गया कि बॉयलर चलाए जाएंगे और उसके बाद विद्युत बनेगी। अब हम देख रहे हैं कि हम विद्युत की आपूर्ति उन सिस्टमों से नहीं कर पा रहे। जनसंख्या बढ़ रही है, विद्युत की आपूर्ति करने में हम सक्षम नहीं है। ये सब साधन कम दिख रहे हैं, कमतर दिख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यूरेनियम से विद्युत बनाने का रास्ता खोज निकाला। अब देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर यहां मिला कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, तो आपको क्या मिला उत्तर, यूरेनियम। दोस्तों, आप याद करिए, हमारे मनमोहन की सरकार में, प्रधानमंत्री मनमोहन के कार्यकाल में अमेरिका के साथ एक 123 करार हुआ था। 123 करार का मतलब यही था कि हम अमेरिका से यूरेनियम आयात करेंगे विद्युत बनाने के लिए, क्योंकि यूरेनियम से आणविक बम की भी संरचना की जा सकती है। इसलिए एक करार किया गया कि हम इसका गलत इस्तेमाल न करके हम विद्युत की आपूर्ति के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे, और इसके लिए हमें यूरेनियम प्रोवाइड कराया जाए।
तो दोस्तों ये हमारे देश की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे सशक्त देश से हम लोगों ने एक टाई अप किया और ये प्रकरण भूल नहीं सकते हैं कि जब हमारी संसद में ये 123 करार पारित होने का नंबर आया तो संपूर्ण विश्व की नजरें भारत की संसद पर थी। क्या संपूर्ण विश्व की नजरें भारत की संसद पर थी कि क्या यह प्रस्ताव पास होगा, क्या यह प्रस्ताव गिरेगा। अगर प्रस्ताव गिरता मनमोहन प्रशासन चला जाता, सरकार गिर जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 123 करार पारित हुआ दोस्तों। एक प्रकरण भी उसमें, नोट उछालने का प्रकरण भी सामने आ गया। वीडियो वायरल हुए, मुद्दा बना। लेकिन अंततोगत्ता भारत के लिए हमारी आणविक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक रास्ता साफ हो गया जब सीटीबीटी में हस्ताक्षर किए बिना अन्य देशों से वो यूरेनियम परचेस करने का रास्ता खुला। देखते हैं कि जब अमेरिका से देश से हम लोगों ने यूरेनियम का समझौता किया तो अमेरिका से खेप तो पहले ना आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का समझौता पहले हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने हमें सबसे पहली खेप यूरेनियम की आपूर्ति भारत को की विद्युत निर्माण करने में। तो दोस्तों क्या हुआ, कौन सी धातु प्रयोग आती है, यूरेनियम। आपके बारे में देखिए कितनी चीजें आपके इसके बारे में बताई गई। अगला प्रश्न आपका बनता है, नोट करिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, कोई बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस, क्या 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है और हर परीक्षा में लगभग कहीं ना कहीं बड़ा मिलता है। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के अगर किसी के प्रश्न गलत हो सकते हैं तो दोस्तों रिजल्ट की कल्पना नहीं करना है। अगर छोटे छोटे प्रश्न गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन में उसकी गिनती होने वाली नहीं, क्योंकि हर सरल प्रश्न को सही करते हुए हमें कठिन प्रश्नों की तरफ पढ़ना है। मेरा एक भी सरल प्रश्न गलत न होने पाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या है, देखिए, निम्न में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या है, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गौर करिए, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये प्रश्न गलत होगा। बोलिए, विद्युत सेल, सोलर, लाउड स्पीकर, तो क्या हो जाएगा, विद्युत सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग शीतलक नियंत्रण के लिए करते हैं। आप देखते हैं कि यह थर्मोस्टेट जो है टेंपरेचर को नियंत्रित करता है, पानी को ठंडा बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाता है। आपको पता होना चाहिए जितना ये वाटर कूलिंग सिस्टम इंजन को कूल करने के लिए वाटर सिस्टम बनाया गया है, उन सब में थर्मोस्टेट का काम होता है।
आप देखते हैं जितने मेरे व्हीकल्स हैं, आगे जो इतना बड़ा रेडिएटर लगा होता है उसमें फिन्स कटे होते हैं, जो वहां पर पानी डालने की जगह होती है, पानी जैसे डाला जाता है उसके नीचे थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है और वो इंजन को गर्म करने से बचाता है। इंजन के साइड में ब्लॉक के माध्यम से भी पानी और ऑयल जाता है तो उसके माध्यम से वो ठंडा करके पानी सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे पिस्टन सिलेंडर हेड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो सीज ना हो जाए मेल्ट करके। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट का काम होता है तापमान को नियंत्रित करना, यहां पर है शीतलक को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो सबसे पहले मापने वाले हैं रोमर। किसने? रोमर। अगला प्रश्न है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है? बल का सीजीएस मात्रक क्या है? मापन इकाइयों में कराया गया है। क्या है? डाइक। क्या है? सॉरी, डाइन। क्या है? डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग, कौन सी तरंगों का प्रयोग? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न आपका है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है समुद्र की गहराई नापने हेतु। क्या है? समुद्र की डेप्थ नापने हेतु, गहराई नापने हेतु। दूसरा है ट्यूमर का पता लगाने हेतु, मस्तिष्क में कहीं ट्यूमर हो जाता है, गांठ लग जाती पड़ जाती है, उसका पता करने के लिए। और वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए। वॉच वाले के पास जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे साफ करता है, या वायुयान में जो बहुत छोटे छोटे बारीक और बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है, अगला ऑप्शन आपका कह रहा है उपरोक्त सभी के लिए। अब दोस्तों यहां पर पराश्रव्य तरंगे हैं क्या? पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न में समुद्र की गहराई नापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, वायुयान को साफ करने के लिए, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, वैसे भी कपड़ों से गंदगी को दूर करने के लिए, चिकित्सीय उपकरण के लिए, और क्या है, समुद्र में छुपी हुई चीजों का पता लगाने के लिए, और सांकेतिक दरवाजों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये तरंगे कैसी हैं। तरंगे दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। एक तो पहली तरंगे हैं अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे यानी जो मनुष्य सुन नहीं सकता, यानी 20 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज तक की जितनी तरंगे हैं उनको मनुष्य सुन नहीं सकता है, उनको क्या कहेंगे? अपश्रव्य तरंगे। और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो तरंगे होती हैं उनको हम सुन सकते हैं, यानी मनुष्य सुन सकता है। इसीलिए उसको श्रव्य तरंगे कहा गया है, सुनने के कारण, यानी श्रव्य, सुना जा सकता है। और फिर 20,000 हर्ट्ज से एबव जितने भी हमारी तरंगे हैं पराश्रव्य यानी सुनने से परे, इस तरह इनका हम लोगों ने नाम निकलेचर कर दिया। कहते चमगादड़ एक ऐसा है जो 2 लाख हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। कितना? 2 लाख हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो दोस्तों ये पराश्रव्य तरंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पता नहीं कैसा प्रश्न पूछ दिया जाए, क्या कपड़ों से गंदगी को दूर हटाने के लिए, डस्टिंग करने के लिए,
तो साथ ही में आप मिला लीजिए वायुयान को साफ करने के लिए, घड़ी के कलपुर्जों को साफ करने के लिए। चिकित्सीय प्रयोग ऐसे कर सकता है, यह ट्यूमर को पता लगाने के लिए प्रयोग कर सकता है। सांकेतिक दरवाजों में इसका प्रयोग किया जाता है और समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, उसकी गहराई, इन सब चीजों को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ताप पर पारा जम जाता है? अब आपको दिया हुआ है -139 सेंटीग्रेड, 39 सेंटीग्रेड, 29 सेंटीग्रेड और एक है -39 सेंटीग्रेड। तो क्या उत्तर आपका होगा? -39 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। अगला प्रश्न है अबिंदुकता। क्या? अबिंदुकता के निवारण हेतु किस प्रकार का प्रयोग लेंस के लिए किया जाता है? यानी कौन सा लेंस लगता है अबिंदुकता के लिए? अबिंदुकता के लिए, उस दोष के निवारण के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस लगता है। कौन सा लगता है? बेलनाकार लेंस लगता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका तड़ित चालक के निर्माण में। क्या? तड़ित चालक के निर्माण में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अब वो कौन सी धातुएं हैं? ये हैं क्या? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी व क्या ऑप्शन मिले? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी व तो दोस्तों क्या होगा? सोचिए, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है। बहुत खतरनाक बम होता है और ये हमारे जितने शक्तिशाली राष्ट्र हैं सबके पास है। यानी हाइड्रोजन बम किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। और आप समझ सकते हैं सूर्य को ऊर्जा भी मिलती है किससे? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से भी हमारे तारे को भी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस निम्न में से किन दो गैसों का मिश्रण है? क्या? प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो दोस्तों नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हम आपको ऑप्शन न बता करके सीधा उत्तर आपको ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सर है ना? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किसमें किया जाता है? जो आपके कृत्रिम गर्भाधान किए जाते हैं तो उसमें जो शुक्राणु है वो कहां संरक्षित किया जाता है? कहां सेव किया जाता है? कहां ये प्रक्रिया किसमें की जाती है जो सुरक्षित होती है? आपको दोस्तों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। द्रव नाइट्रोजन। क्या? द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण। तो क्या होगा? द्रव नाइट्रोजन। शुक्राणु किसमें संरक्षित किए जा रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए? किसमें? द्रव नाइट्रोजन। ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आता है क्या वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता,
वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया न करने वाला तत्व कौन सा है? क्या है दोस्तों? आयोडीन, जो पानी से मिलता है, नमक से मिलता है, समुद्री पानी से भी काफी मिलता है, लेकिन नहीं ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? क्या? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव। दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? देखिए, आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा और भूउष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों, नई ऊर्जा का विकल्प है जो असीमित भंडार है, वो क्या है? सौर ऊर्जा है। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। दूध बहुत जरूरी चीज है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहला पोषक तत्व हमारा वही है, दूध। वो भी किसका? मां का दूध। सबसे पहला भोजन वही है, मेडिकेटेड मिल्क होता है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न है, दूध क्या? और देखिए, दूध से सारे हमें विटामिन वगैरह सब मिलते हैं, इसीलिए डाइट शीट में हर जगह 200 ग्राम मिल्क की जरूरत होती है। और तो यहां पर क्या है, अब क्या कह रहा है, किसका उदाहरण है? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वाई विलयन का। तो क्या होगा दोस्तों? इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? वनस्पति तेल का। किसका करते हैं? वनस्पति तेल का। खाते भी हैं आप, है ना? कपड़े धोने के उसमें भी काम आता है। और इधर वही वनस्पति तेल कपड़े में गिर जाए तो कपड़ा खराब हो जाता है। आप सोचिए कितने तरीके से कहां कहां भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। उसी का दाग नहीं छूट रहा, उसी से बनाए हुए डिटर्जेंट से वो छूट रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन को कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? साइनोकोबालामिन, यानी कौन? बता तो दिया मैंने रासायनिक नाम। B12, विटामिन B12। नेक्स्ट प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केरोसिन के स्टोव में बत्ती में नीचे से केरोसिन ऊपर आता है, वो जलता रहता है, कारण क्या है? बहुत पूछा जाता है। क्या है? पृष्ठ तनाव। जो हमारी ओस की बूंदें गिरते ही गोल हो जाती हैं, मोतियों की भांति नजर आती हैं। जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं क्या नजारा है। एक एक बूंद पर पड़ी हुई ओस की बूंद एक मोती के समान दिखती है और वो पूर्णतया गोल है। पूछा जाता है कारण क्या है? देन आपको बताना होगा क्या? पृष्ठ तनाव। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में कौन सी किरणें लाई जाती हैं?
सीटी स्कैन का प्रयोग करने के लिए कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए, आपको दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, पराश्रव्य तरंगे, अवरक्त किरणें, तो अब चिकित्सीय पराश्रव्य तो यहां पर ये इस्तेमाल नहीं कर लेना है। यहां पर सीटी स्कैन प्रॉपरली बोल दिया गया है, तो सीटी स्कैन एक्स किरणों से स्कैन किया जाता है और आपके बारीक से बारीक चीजों के बारे में पता चल जाता है, कहां फॉल्ट है, कैसे ऑपरेट किया जाए। अब तो उससे और माइनर एमआरआई भी होने लगी है और उससे माइनर चीजों का तहकीकात एमआरआई के माध्यम से किया जाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए किस प्रकार की किरणें, तो एक्स किरणें। अगला आपका प्रश्न है कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, हालात कैसे चल रहे हैं भारत की पता है, और इस समय रडार की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और अब ये कैसे काम करता है, कौन सी तरंगे काम आती हैं, आपको ऑप्शन देते हैं, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या करणातीत तरंगे। तो क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। दोस्तों, रेडियो तरंगों के माध्यम से हम शत्रु के वायुयान का बैठे बैठे यहां से पता लगा लेते हैं और उसके बाद उसको उड़ा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो हमारे सामान्य विज्ञान से संबंधित थे। अगले प्रश्न आपके अगले वीडियो में कराए जाएंगे। जितना बखूबी इन वीडियो को बड़े अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, यकीनन है कि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में दोबारा कभी गलत नहीं होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।